हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और साथ ही में 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उन बहुविकल्पी प्रश्नों का वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग इसकी पूरी किताब से लगभग 80 से 85 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2012 से लेकर के लगातार पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को हम लोग आज की वीडियो में करवाने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा पूरा वीडियो, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए और आप लोग सभी प्रश्नों को आज के आज ही तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लाइक आप लोग करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तो आपको ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस फिलहाल के लिए मात्र 50 रुपये कर दिया गया है, तो इसको भी ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र यहाँ पर 50 रुपीज़ कर दिया गया है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। जिसको भी एक सब्जेक्ट का नोट प्लस जिसको भी क्लास 12 फीस की ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मात्र 50 रुपीज़ में आप लोग क्लास 12 फीस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी का नोट्स प्राप्त कर सकते हो, मात्र 50 रुपये में। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों का वन शॉट वीडियो जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दो, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपका हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा जा चुका है और इस साल भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कैसे आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओगे। तो इसमें आप लोग सबसे पहले सॉल्व करना सीखोगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले सूत्र पता होगा तभी आप लोग मात्रक निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, उसका फिर हम लोग मात्रक बाद में पढ़ेंगे जब हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ई बराबर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग पता होगा कि ई बराबर आपका होता है एफ अपान में क्यू नॉट। इस प्रकार से आपका हो जाता है पहला फॉर्मूला। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एफ यानी कि बल का जो मात्रक हो जाएगा आपका हो जाएगा न्यूटन, और जो आपका क्यू है यानी कि आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो ये आपका पहले फॉर्मूले से मैंने आपको पहला मात्रक यहाँ पर दिखा दिया ई का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर न्यूटन अपान कूलाम लिखा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन ही आपका जो दिया गया है वही आपका न्यूटन अपान में कूलाम है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर ही सही टिक लगा दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी आपसे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा आपको वोल्ट अपान में मीटर, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका एक और फॉर्मूला होता है बी अपान में डी। तो यहाँ से भी मात्रक आपसे दिख सकता है। तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा वोल्ट अपान में मीटर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि इसे भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये दोनों आपके जो होते हैं ई बराबर बी अपान में डी और एफ अपान में क्यू नॉट, दोनों से आपके मात्रक निकलेंगे और दोनों से पहला मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपान में कूलाम, दूसरा आपका हो जाएगा वोल्ट अपान में मीटर। तो यदि आपसे न्यूटन अपान में कूलाम न दिया होकर के वोल्ट अपान में मीटर दिया होता तो भी आप लोग वोल्ट अपान मीटर पे सही टिक लगा देते, क्योंकि ये दोनों मात्रक आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के होते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि वैद्युतशीलता का मात्रक है। इसमें आपको सबसे पहले वैद्युतशीलता का मात्रक बताना है, यानी चार्ट का मात्रक आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो फिर आपको इसका मात्रक आराम से पता चल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कूलाम के नियम का। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या था आपका आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता हो गया। अब हम लोग को इसमें से ई नॉट का निकालना है मात्रक। तो हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट को इस साइड ले आएंगे और ई नॉट इधर आ जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ से आपका हो जाएगा एफ। उसके बाद फिर आपका आगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले देखोगे आप लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नॉट बराबर
इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड ले आएंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 4 पाई एफ आर स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो Q1 Q2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो इसका मतलब कि Q है यानी कि आवेश से आवेश का मात्रा कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कूलाम हो जाएगा। तो ऊपर आप क्या कर दोगे, कूलाम, एक आवेश आपका यहाँ पर दो आवेश दिए गए ना, तो कूलाम इंटू कूलाम, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, दो हो जाएंगे ना। उसके बाद फिर बटे में क्या है आपका एफ दिया है, एफ का मात्रा कितना होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर। इनटू में आपका क्या है आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ इसका मात्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप लोग मात्रा देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कूलाम इंटू कूलाम है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कूलाम, कूलाम स्क्वायर। ठीक, क्या लिख देंगे, कूलाम स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको देखना, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ये वाला दिया है, कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो उस पर हम लोग को सही टिक लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो पहला ऑप्शन दिया गया न्यूटन अपान में कूलाम, दूसरा आपका दिया गया कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, मैंने आपको बताया भी था, कूलाम स्क्वायर बटे में आपका था न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको सही टिक लगा देना है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो आपका होता है कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी आपको निकालना यहाँ पर आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है फार्मूला, फार्मूला आपका हो जाता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लोग जानते हो कि ई जो आपका होता है वैद्युत क्षेत्र जो आपका होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक बराबर होता है आपका ई बराबर बी अपान में डी होता है, और एक आपका होता है एफ अपान में क्यू नॉट। इस प्रकार से आपका दो हो जाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बी अपान में डी करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर बी अपान में डी कर देंगे ए कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बी की जगह पर क्या कर सकते हो, वोल्ट अपान में आपका हो जाएगा मीटर, और ये क्या है आपका क्षेत्र ए दिया है यानी कि क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल केवल वोल्ट इंटू मीटर। इस प्रकार से आपका बचेगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पहला ऑप्शन दिया गया वेबर, दूसरा आपका दिया गया वोल्ट अपान में मीटर, और तीसरा दिया गया आपको वोल्ट इंटू मीटर। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है, मैंने आपको बता भी दिया था। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वायुद्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। ये चीज़ हम लोग इसमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 2Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा ऑप्शन दिया गया -2Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, और चौथा ऑप्शन दिया गया शून्य। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बंद फ्लक्स में जो वैद्युत फ्लक्स होगा आपका कितना हो जाता है, शून्य होता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे, क्योंकि आपको याद भी रखना है बंद पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा आपका शून्य होगा। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन पे आप लोग सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले पीछे बढ़ते हैं और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो हम लोग को बताना है कि किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक K कितना हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया 6, दूसरा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है -3, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया 0, और पांचवा ऑप्शन इसमें दिया गया 0.7। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कोई कुचालक माध्यम होता है K का जो मान होता है वो आपका 1 हो सकता है और 1 से अधिक हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, K का मान कितना हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर K का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बी वाले ऑप्शन में -3 दिया गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा। सी वाले ऑप्शन में आपका दिया गया 0, यानी कि 1 से कम, ये भी नहीं हो पाएगा। और डी वाला ऑप्शन दिया गया 0.7, ये भी आपका 1 से कम है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका 6 दिया गया है, यानी कि ये आपका 1 से अधिक है। तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि कुचालक माध्यम के का जो वो या तो एक होगा या तो फिर एक से अधिक होगा, एक से कम नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। तो हम लोग को ये चीज़ बताना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। पहला ऑप्शन दिया गया वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया इसमें का परवलयाकार, और तीसरा ऑप्शन दिया गया दीर्घवृत्ताकार, और चौथा ऑप्शन दिया गया कुंडली के आकार का। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है परवलयाकार, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है कि कितना है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग को बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करके बता देंगे आपको, तो फिर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो सॉल्व करते हैं, आइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको बताना चाहिए। तो फॉर्मूला आपका होता है Q बराबर N इंटू ई। Q आपका होता है आवेश, N आपका होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E आपका होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रखना है कि Q आपका होता है आवेश, N होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E आपका होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो आपको यहाँ से निकालना क्या है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, यानी कि N का मान निकालना। तो आप लोग N इधर साइड ले आओगे तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q, इसको हम लोग इसके बटे में भेज देंगे तो Q अपान में E हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे कि जो आपका Q होता है, Q का मान हम लोग को पहले से दिया गया। तो Q का मान कितना दिया गया, 8 कूलाम ऋण आवेश। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि 8, Q का मान आप लोग 8 लिख सकते हो। अब E का मान आपको पता होना चाहिए कि E का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो E का मान आप लोग यहाँ से ये चीज़ लिख दोगे, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, दशमलव हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 80। तो 16 पंचे 80, यहाँ पे 5 आ गया। फिर नीचे क्या बचा, बटे में आपका इस प्रकार से हो गया 5 बटे में आपका 10 की घात -19 है। तो क्या करोगे आप लोग कि जो जो 10 की घात -19, इसको जब ऊपर लेकर के जाओगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 19, क्योंकि जो माइनस में था जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यही आपका निकल करके आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी, निकल करके आएगी, n बराबर 5 गुणे 10 की घात 19। इस प्रकार से आपका निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको देखना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2.5 गुणे 10 की घात 19, दूसरा ऑप्शन में दिया गया 1.6 गुणे 10 की घात 19, और तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 19। तो यही मैंने आपको बताया भी था कि 5 गुणे 10 की घात 19। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 5 गुणे 10 की घात 19 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वाला भी ऑप्शन आपका सही टिक आपको पता चल गया है। तो इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लो। उसके बाद होने वाला है वो आपका होने वाला है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वैद्युत विभव का मात्रक हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए मात्रक निकालने के लिए कि वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र अगर आपको पता होगा तो आप लोग मात्रक बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तो सूत्र जो वैद्युत विभव का होता है आपका होता है V बराबर W अपान में Q। अब यहाँ पर जो W है आपका कार्य है यानी कि वर्क है, तो इसको आप लोग बता सकते हो कि यह कार्य है, और जो आपका Q है यानी कि ये आपका आवेश है। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कार्य। ठीक है, तो कार्य के लिए हम लोग जूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जूल, और बटे में आपका आवेश है तो आवेश की जगह पर हम लोग कूलाम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है आपका जूल होता है और आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि जो वैद्युत विभव होता है यानी कि V होता है, V का जो मात्रक होता है वो आपका जूल अपान में कूलाम होता है। तो ऑप्शन में आप लोग देखो और जो भी ऑप्शन सही हो उस पर आपको सही टिक लगा दो। तो पहला ऑप्शन आप लोग देखोगे तो जूल अपान में कूलाम दिया गया है, तो यही आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि जूल अपान कूलाम कैसे आया है। तो यहाँ से आप लोग देख करके बता सकते हो कि जो आपका वैद्युत विभव का मात्रक है वो आपका सही मात्रक है जूल अपान में कूलाम। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ऊर्जा मान होता है वो कितना होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है 9.1 गुणे 10 की घात -19 जूल।
उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया 1.6 × 10⁻19 जूल। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया 1.6 × 10⁻31 जूल। और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया 9.1 × 10⁻31 जूल। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान है वो कितना होता है। और साथ ही में जिसको भी इसका आंसर पता है वो लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें जो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ऊर्जा मान होता है वो आपका होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। इस प्रकार से आपका होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा सकते हो। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि चांदी का परावैद्युतांक यानी के होता है, हमको बताना है कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया के बराबर 0 होता है, दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया के बराबर प्लस में 1 होता है, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया के बराबर इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है, और के बराबर -1 होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो चांदी होता है उसका परावैद्युतांक अनंत होता है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो चांदी का परावैद्युतांक होता है वो के का मान अनंत होता है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही में यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले पेज पर, और वहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग नोट ही कर चुके होंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया ताप पर, और चौथा ऑप्शन दिया गया किसी पर नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वह चालकता होती है, उसका जो गुणनफल होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का जो गुणनफल होता है वो आपका लंबाई पर निर्भर करता है। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग यानी कि अपवाह वेग BD में संबंध है, जहां पर आपका जो E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और N आपका है उनकी संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम लोग को यहाँ पर वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में संबंध बताना है कि कौन सा संबंध होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमको सही संबंध बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया J बराबर NEBD का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है J बराबर NEBD, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया J बराबर BD इंटू E अपान में N, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया J बराबर NE अपान में BD। तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन को सबसे पहले अच्छे तरीके से देखना है, और उसके बाद में फिर इसमें आपको सही संबंध बताना है कि धारा घनत्व यानी कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग में जो संबंध होता है सही संबंध कौन सा है उसको हम लोग को बताना है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है J बराबर NEBD, यही आपका सही संबंध होता है वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवहन वेग के बीच में। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ पर आप लोग ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि J क्या है। तो J आपका वैद्युत धारा घनत्व है, आपका BD है आपका अपवाह वेग, और आपका N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपका जो E है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इस प्रकार से आप लोग इस पर बता सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ का यदि आपको मात्रक निकालना है तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर आपको मात्रक निकालने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो इसमें आपका सबसे पहले पूछा गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो उसमें आपको सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका होता है रो बराबर R इंटू ए अपान में L। ये आपका फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, जहाँ पर जो आपका R होता है आपका प्रतिरोध होता है, A आपका क्षेत्रफल होता है, और L आपकी लंबाई होती है, और आपका रो जो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता देना है कि इस प्रकार से आपका ये सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, अब इसका मात्रक किस प्रकार से निकालोगे उसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं रो बराबर आप लोग R का मात्रक यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। इनटू में क्या दिया गया आपका ए यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर बटे में आपका दिया गया लंबाई, तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। तो यहाँ से आपका स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा रो बराबर ओम इंटू मीटर। तो यही आपका मात्रक निकल करके आ जाता है
विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आपको ऑप्शन में देखना है और जहां पर भी आपको ओम इंटू मीटर दिखाई दे उस पर आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगा देना है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया ओम इनवर्स इंटू मीटर, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया ओम इंटू मीटर। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आपको प्रूफ करना है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो आपका होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और आपको पता होना चाहिए कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया द्रव्यमान, तीसरा आपका दिया गया संवेग और चौथा दिया गया आवेश। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी होता है आवेश, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया वेबर अपान में मीटर स्क्वायर, दूसरा आपका दिया गया वेबर अपान में मीटर, तीसरा आपका दिया गया वेबर इंटू मीटर और चौथा आपका दिया गया वेबर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, जिसको भी इसका आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाने सभी का, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में पहले ही कमेंट कर देना मेरे आंसर को बताने से पहले ही। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सही मात्रक होता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वेबर अपान में मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है केवल बदलते विद्युत क्षेत्र के द्वारा, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया गतिमान आवेश द्वारा, तीसरा आपका दिया गया ए व बी दोनों और चौथा आपका दिया गया कोई नहीं। तो जो आपका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका उत्पन्न किया जाता है गतिमान आवेश द्वारा। केवल आप लोग गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में यदि आपको पहले से ऑप्शन पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहिएगा और इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर हो जाएगी -12 का मान है। हम लोग को इसमें बताना है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -12 का मान हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया 3 × 10⁻7 मीटर अपान में सेकेंड। इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -12 का जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि एक प्रकाश का जो वेग होता है उसके बराबर होता है। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि जो प्रकाश का वेग होता है वो भी आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और उसी के बराबर आपका इसका मान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। हम लोग को बताना है कि जो धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, दूसरा आपका दिया गया ना वैद्युत क्षेत्र ना ही चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा आपका दिया गया केवल चुंबकीय क्षेत्र और चौथा आपका दिया गया कोई नहीं। तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न जो क्षेत्र होता है वो केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया है या अधिक गर्म नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है या अधिक धारा नहीं लेता है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है धारा नाप सकता है और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया कि अमीटर का नेट प्रतिरोध जो होता है वो कम होना चाहिए जिससे यह मापी जाने वाली धारा में पेछड़ीय परिवर्तन नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो ऑप्शन था ये भी आपका इस प्रकार से 4 ऑप्शन हो जाते हैं और इसमें से आपको देख के बताना है कि जो अमीटर का नेट प्रतिरोध होता है वो कम होना चाहिए जिससे कि जो आपका अमीटर का जो नेट प्रतिरोध होगा जब वो कम होगा तो उससे मापी जाने वाली जो धारा होगी उसमें पक्षीय परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए आप लोग इसलिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है उसको आइए देख लेते हैं।
और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब हमारे इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया वोल्ट मीटर, दूसरा आपका दिया गया अमीटर, तीसरा आपका दिया गया मिली अमीटर और चौथा आपका दिया गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, ये चीज हमको यहाँ पर बतानी है। तो जो आपका वोल्ट मीटर होता है, इस मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो उच्चतम होगा इन सभी में। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे, वोल्ट मीटर पर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। हम लोग को बताना है कि जो चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता होती है उसमें हम लोग किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, दूसरा ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, तीसरा ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर और चौथा ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता हम लोग किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसकी वृद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके हम लोग चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m होगा। हम लोग को इसमें बताना है कि यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में I धारा बह रही हो तो और फेरों की संख्या n हो, तब कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण m होगा वो कैसा होगा, ये हम लोग को बताना है, इसका सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया n स्क्वायर a इंटू आई, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है n i अपान में a और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया n i a, इस प्रकार से, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया n i अपान में अंडर रूट a। तो जो आपका यदि किसी क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब जो कुंडली का जो कह सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण m होगा वो बराबर होगा m बराबर n इंटू आई इंटू ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 0, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 1, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 1 से कम और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 1 से अधिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इसकी जो चुंबकशीलता का जो मान होता है वह आपका एक, पहली बात तो धनात्मक होगा, प्लस में 1 से अधिक होगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है हेनरी अपान मीटर मात्रक है। तो हम लोग को बताना है कि हेनरी अपान मीटर किसका मात्रक है, ये चीज हमको इसमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है वैद्युतशीलता का, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया परावैद्युतांक का, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है स्वप्रेरकत्व का और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर चुंबकशीलता का। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि चुंबकशीलता का। तो हेनरी अपान में मीटर जो मात्रक होता है आपका चुंबकशीलता का मात्रक होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। और तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया ऊर्जा, दूसरा आपका दिया गया संवेग, तीसरा आपका दिया गया आवेश और चौथा आपका दिया गया द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे, क्योंकि जो आपका लेंज का नियम होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपको पता चल गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके नियम के द्वारा हम लोग को प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है वो हम लोग को यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है बायो सेवर्ट के नियम द्वारा, दूसरा आपका दिया गया लेंज के नियम द्वारा, तीसरा आपका दिया गया एम्पियर के नियम द्वारा और चौथा आपका दिया गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। तो जो प्रेरित वैद्युत धारा की जो दिशा होती है उसका जो पता चलता है वो आपका लेंज के नियम द्वारा पता चलता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है वो सभी लोग कमेंट में कमेंट करते हुए चलिएगा, ताकि ये चीज पता रहे कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया ओम,
अपॉन में आपका सेकेंड हो जाएगा। दूसरा आपका दिया गया है सेकेंड अपॉन में ओम हो जाएगा। तीसरा आपका दिया गया है इसमें ओम इंटू सेकेंड, और चौथा आपका दिया गया 1 अपॉन में आपका ओम इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया जो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो आपका ओम इंटू सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। हम लोग को बताना क्या है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में जो औसत शक्ति क्षय होती है वो कितना होता है, वो हमको हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है 0, दूसरा आपका दिया गया है 1/4 LI², तीसरा आपका दिया गया है 2 LI², और चौथा आपका दिया गया है 1/2 LI² यानी कि हाफ LI², ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो एक शुद्ध प्रेरकत्व में जो औसत शक्ति जो क्षय होती है वो आपका होता है हाफ LI² यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा होगी, यानी कि हम लोग कुंडली में संचित ऊर्जा निकालना है, यानी कि यू का मान हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लोग लिखेंगे, ताकि एक प्रोसेस के तरीके से आप लोग जब करोगे तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो किस प्रकार से आप लोग इसका हल करोगे, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है इसमें, तो आप लोग यहाँ बता सकते हो कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है 10, जो आपका L बराबर कितना दिया गया है आपका, यहाँ पर L बराबर आपका दिया गया है 10 हेनरी, यानी कि जो आपका प्रेरकत्व है वो कितना है, 10 हेनरी है। तो आप लोग सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद में फिर आप लोग इसमें बता सकते हो आगे कि आप लोग इसमें अब आप बताओगे आगे कि यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध है, यानी कि जो R है, R का मान कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, उसके आगे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपका वोल्ट है, यानी कि V है, V का मान कितना दिया गया है, तो V का मान यहाँ पर 50 वोल्ट दिया गया, तो आप लोग ये चीज़ लिख दोगे 50 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन में चीज़ें दी गई थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, जिसमें आपका जो प्रेरकत्व था L बराबर आपका था 10 हेनरी, वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रतिरोध है R बराबर 10 ओम है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर वोल्ट यानी कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है 50 वोल्ट V बराबर, तो ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके आगे आपको यहाँ पता होना चाहिए कि धारा जो आपका होता है, धारा I बराबर आपका हो जाता है V अपान में R, ये आपका होता है, आपको सूत्र पहले से पता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो B कितना है, B आपका 50 है, तो आप लोग लिख दोगे 50 अपान में क्या दिया गया R, तो R कितना है आपका, R 10 है, तो इस प्रकार से आप लोग कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपका हो जाएगा तो जब आपका कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 5 निकल करके यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपका यहाँ पर 5 एम्पियर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर इस प्रकार से निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपका कुंडली में जो संचित ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला लगाएंगे, संचित ऊर्जा। इस प्रकार से कुंडली में संचित ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, तो हो जाएगा कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर, फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, 1/2 LI², ये आपका होता है कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला। U बराबर हाफ LI², यही आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें अब हम लोग को इसमें से चीज़ों को देखना है और यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले आप लोग U लिखोगे, प्लस में आपका हाफ, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आपका जो L है, L का मान कितना दिया गया, तो 10 दिया गया, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर दोगे इंटू में, इस प्रकार से। फिर इंटू लगाओगे, फिर आपका यहाँ पर I का मान लिख देना, तो I का मान मैंने कितना बताया था आपको, 5, तो यहाँ पर 5 कर दोगे। फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो आप लोग क्या कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे, इस प्रकार से आपका स्क्वायर लग गया। ठीक, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, अब आपको इसमें सॉल्व कर देना है, फिर आपको पूरा पूरा यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 5 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 25, इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काट देना है, 2 पंचे 10, इस प्रकार से आपका हो गया। तो 5 का जब हम लोग 5 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका 125 है, उसके यहाँ फिर में दिख नहीं रहा था, तो U बराबर आपका हो जाएगा
हाफ इंटू आपका हो जाएगा 10 इंटू आपका 25 हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ से 2 से 10 को कैंसिल किया था, वहाँ पर 5 आ गया, तो 5 के जब हम लोग 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 125 आपका निकल करके आ जाएगा, जो कि आपका होगा 125 जूल, यानी कि U बराबर ऊर्जा कितनी निकल करके आ गई, कुंडली में संचित ऊर्जा 125 जूल। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल करके आ गया 125 जूल। ऑप्शन में आपको देखना है और जहां पर भी आपको 125 जूल दिखाई दे वहीं पर आपको सही टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया गया यही आपका 125 जूल है, तो इसलिए आप लोग पहला वाले ऑप्शन पर ही सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस वाले जो कह सकते हैं पेज पर हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। तो इसे आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला जो आपका पेज था वो इस प्रकार से आ गया है। अब हम लोग को इसमें देखना है सारे प्रश्नों को, जो भी प्रश्न अब बचे हुए हैं इस वीडियो में उसको अब हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा दिया गया, सबसे पहले आप लोग उस पर ध्यान दोगे। तो पहला आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर यानी कि अधिकतम मान कितना है वो हम लोग को यहाँ बताना है। तो सबसे पहले आप लोग उसको समझोगे क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आप लोग उसको बताओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र जो आपका होता है वो आपका हो जाता है इस प्रकार से, सूत्र आपका हो जाता है I0 I0 बराबर आपका हो जाता है IRMS, इस प्रकार से आपका हो जाता है, ठीक है, √2 इस प्रकार से आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना क्या था कि हम लोग को बताना था कि एक मीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ बताना था। और परिपथ में धारा का शिखर मान अधिकतम कितना है वो हमको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा I0 हो जाएगा क्या, आई, यहाँ पर जो IRMS है इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो 4 आप लोग इस प्रकार से कर दोगे, फिर √2 हो जाएगा। तो यही आपका निकल करके आ जाएगा परिपथ में धारा का शिखर मान। तो इसको आप लोग देखोगे तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया वही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होगा। तो हम लोग को, तो इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है पाई, दूसरा आपका दिया गया है 0, तीसरा आपका दिया गया π/2 और चौथा दिया गया π/4। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो अनुनाद की स्थिति होती है उसमें जो आपका मान होता है, क्या मान होता है, अनुनाद की स्थिति में आप लोग जानते हैं कि जो आपका XL होता है, क्या होता है, XL होता है बराबर आपका क्या होता है, XC के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका इसी प्रकार से हो जाएगा tan फाई बराबर आपका हो जाएगा XL, फॉर्मूला आपका होता है XL माइनस XC अपान में आपका हो जाता है R, यहाँ पर आपका हो जाता है R। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका XL है वो क्या है, बराबर है XC के। तो यदि आप लोग चाहो तो जहाँ पर जो दिया गया है XL, ठीक है, XL और XC जो दोनों हैं दोनों बराबर हैं, तो यदि आप लोग चाहो तो XL माइनस XL भी कर सकते हो, क्योंकि XC भी XL के बराबर ही है। तो आप लोग XC ना लिख करके XL भी लिख सकते हो ना, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका XL माइनस XL हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 अपान में R हो जाएगा। और जब आपका ऊपर 0 होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो फिर जब हम लोग उसका गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में जो धारा तथा लगाई हुई वोल्टता के बीच जो कलांतर होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया भंवर धारा, दूसरा आपका दिया गया प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा आपका दिया गया दिष्ट धारा और चौथा आपका दिया गया प्रेरित धारा। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दिष्ट धारा संभव नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या होता है ये हम लोग उनको देख लेते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम है, XL बराबर 300 ओम तथा XC बराबर है आपका 200 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है। तो ये हमको हमें बताना है, जिसमें एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें R बराबर आपका मान दिया गया 100 ओम, XL बराबर आपका 300 ओम तथा XC बराबर आपका 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा
प्रवाहित धारा में हम लोग को कलांतर बताना है। कलांतर कितना है ये चीज़ हमको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था कि जो आपका tan फाई होता है बराबर क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी के बराबर होता है, बटे में आपका इस प्रकार से आर होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो जो आपका एक्स एल है, एक्स एल का मान कितना है, एक्स एल का मान 300 है तो 300 कर दो, माइनस में आपका एक्स सी है, एक्स सी का मान कितना है 200 है तो 200 कर दो, यहाँ पर देख सकते हो, बटे में आपका आर है तो आर का मान कितना है, आर का मान 100 है। इस प्रकार से आपका मान क्या है, आर का मान 100 है। तो इस प्रकार से tan फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 300 माइनस 200 बटे में आपका हो जाएगा 100। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग क्या करना है, मतलब कि यहाँ पर जो 200 है 300 में से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 100, ये भी आपका बटे में 100 है तो 100 से 100 भाग करोगे तो फिर आपका 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री लेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा फाइव बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें आपको देखना है सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आप लोग देखोगे ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पे आप लोग सही टिक लगा देंगे। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आपका होने वाला है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो हम लोग को बताना है कि जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया त्वरित आवेश द्वारा, दूसरा आपका दिया गया आवेशहीन कण द्वारा, तीसरा आपका दिया गया स्थिर आवेश द्वारा, और चौथा आपका दिया गया नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा। जिसको भी इसका आंसर पता है लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो आपका एक क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो आप लोग इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो त्वरित आवेश होता है उसके द्वारा ही वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। पहला आपका दिया गया अनुदैर्ध्य होती है, दूसरा आपका दिया गया अनुप्रस्थ होती है, या फिर तीसरा दिया गया दोनों ए व बी दोनों होती हैं, चौथा आपका इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें हो जाता है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। हम लोग को बताना है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है। पहला आपका दिया गया एक्स किरणें, दूसरा आपका दिया गया पराबैंगनी किरणें, तीसरा आपका दिया गया तरंग रेडियो तरंगे, और चौथा आपका दिया गया अवरक्त विकिरण। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो आपकी है रेडियो तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। पहला आपका दिया गया गामा किरणें, दूसरा आपका दिया गया एक्स किरणें, तीसरा आपका दिया गया अवरक्त विकिरण, और चौथा आपका दिया गया अल्फा किरणें। तो निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है हमको इसमें बताना था। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका अल्फा किरणें होती हैं आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुम्बकीय सदिश हों तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है कि यदि मान लीजिए आप लोग ई तथा जो बी है वो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः ई आपका हो जाएगा वैद्युत सदिश और बी आपका हो जाएगा चुम्बकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होगी किस प्रकार से होगी वो हमको यहाँ पर समझना है। तो पहला आपका दिया गया ई, दूसरा आपका दिया गया बी, तीसरा आपका दिया गया ई डॉट बी, और चौथा आपका दिया गया ई क्रॉस बी। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो इसमें आपको बताना जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई क्रॉस बी। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले इन प्रश्नों को नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज से बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और साथ में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। तो हम लोग को इसमें क्या बताना था, हम लोग को बताना था कि जब आपका एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। पहला आपका दिया गया आवृत्ति,
दूसरा आपका दिया गया तीव्रता, तीसरा आपका दिया गया चाल और चौथा आपका दिया गया तरंग दैर्ध्य। तो जब एक वर्णिक प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का जो आवृत्ति होगी वो आपका जो होगा वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम लोग को इसमें बताना है। तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से, आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्वेश्चन किया था यहाँ पर दो लेंस दिए गए जिनकी क्षमताएं हैं, एक का है आपका 5 डायोप्टर और दूसरे का है आपका -3 डायोप्टर है। दोनों संपर्क में रखे हैं और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर गिवन यानी कि दी हुई हैं। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि दिया है P, यानी कि आपका यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक लेंस की क्षमता कितनी है P1, हम इसको मान लेंगे बराबर क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर है। ठीक है। दूसरी जो आपका यहाँ पर लेंस है P2, P2 की क्षमता कितनी है -3 डायोप्टर है। इसको हम लोग डायोप्टर इस प्रकार से लिख सकते हैं। डायोप्टर यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका डायोप्टर, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग का क्या करना है, ये दोनों आपके संयुक्त हैं, रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की हमको फोकस दूरी यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्षमता निकाल लेंगे। तो P क्या हो जाएगा, P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका हो जाता है P1 प्लस P2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे P1 कितना है, P1 आपका 5 है। ठीक है, प्रकार से 5 है, प्लस में है, फिर आपका हो जाएगा -3, इसको इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो इसको जब आप लोग प्लस करोगे, ठीक है, क्या होगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो फिर आपका जो हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर, इस प्रकार से डायोप्टर हो जाएगा 2 डायोप्टर, यानी कि पी निकल के कितना आ गया आपका 2 डायोप्टर आपका हो गया इस प्रकार से। उसके बाद में फिर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इसमें एक फोकस दूरी निकालनी है, संयुक्त फोकस दूरी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। आपका हो जाएगा P बराबर 1/f, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे P कितना है, P आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा बराबर 1/f, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे क्या हो जाएगा f, यानी कि हमको फोकस दूरी निकालनी है। तो f को हम लोग क्या करेंगे, f को हम लोग इस साइड ले आएंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 मीटर। ठीक है, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, यानी कि f बराबर हाफ मीटर हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए आप लोग आधा मीटर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यही आपका निकल करके आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं। तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा दोगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और साथ में यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को अभी से शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन आपका हम इसमें हो जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। पहले हम लोग को इसमें बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें अधिकतम होती है। पहला आपका इसमें ऑप्शन दिया गया नीले प्रकाश के लिए, दूसरा आपका दिया गया हरे प्रकाश के लिए, तीसरा आपका दिया गया लाल प्रकाश के लिए, और या फिर चौथा दिया गया पीले प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है आपकी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा। हम लोग को क्या बताना है इसमें, हम लोग को बताना है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश जो होता है उसके किस रंग का विचलन जो होगा वो न्यूनतम होगा, यानी कि सबसे कम होगा। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया बैगनी, दूसरा आपका दिया गया पीला, तीसरा आपका दिया गया हरा, चौथा आपका दिया गया लाल। तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो श्वेत प्रकाश होता है उसका जो लाल रंग होगा उसका विचलन सबसे न्यूनतम होगा। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम नाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए।
तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, हो जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ये हमको बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया h/2 पाई, दूसरा आपका दिया गया h/पाई, तीसरा आपका दिया गया 2h/पाई और चौथा आपका दिया गया h/2 पाई h। इस प्रकार से दिया गया। तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो आपका हो जाता है h/2 पाई, इस प्रकार से होता है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोग दे भी सकते हैं कि 2010 में, 17 में, 22 में 3 बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसे अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, हो जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। 2019 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा आपका दिया गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा आपका दिया गया है 13.6 जूल और चौथा आपका दिया गया है 0। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का जो मान होता है वो आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। हम लोग को बताना है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण जो आपके होते हैं वह आपके किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। ये चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है गुरुत्वीय बल, दूसरा आपका दिया गया नाभिकीय बल, तीसरा आपका दिया कूलाम बल और चौथा आपका दिया है चुंबकीय बल। तो परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं वह आपके कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो कहा जाता है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। हम लोग को बताना है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालक बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग कितना होता है। ये चीज हमको बताना है। 2022 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ भी है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया 0, दूसरा आपका दिया गया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा आपका दिया गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा आपका दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालक बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। तो इसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले पेज पर और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और साथ में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। हम लोग को बताना है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत। 2007 में, 17, 16 में 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया नाभिकीय संलयन, दूसरा आपका दिया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तीसरा आपका दिया गया साइक्लोट्रॉन और चौथा आपका दिया गया नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका है नाभिकीय संलयन। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा। हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा आपका दिया गया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा आपका दिया गया 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और चौथा आपका दिया गया है 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो एक एएमयू की जो तुल्य ऊर्जा होती है आपकी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हुए कहलाते हैं। हम लोग को क्या बताना है कि एक तत्व के परमाणु जो बताना है जिनका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में तो वे भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, क्या कहलाएंगे हमको बताना है। 2013 में और 2011 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सम न्यूट्रॉनिक, दूसरा आपका दिया गया समभारिक, तीसरा आपका दिया गया समस्थानिक और चौथा आपका दिया गया है समावर्ती। तो जो तत्व जो आपके परमाणु में द्रव्यमान में तो भिन्न है, ठीक है, परमाणु ऐसे तत्व के जो परमाणु हैं जो द्रव्यमान में तो भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वह आपके समस्थानिक कहलाएंगे। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि वह कण जो मूल कण नहीं है। हमको बताना है कि वह कण जो मूल कण नहीं है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया प्रोटॉन,
प्रोटॉन, दूसरा आपका दिया गया मेसान, तीसरा आपका दिया गया न्यूट्रिनो और चौथा आपका दिया गया अल्फा कण। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2008 में, 11 में, 23 में 3 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसमें ये चीज बतानी थी, वह कण जो मूल कण नहीं है, तो मूल कण आपका नहीं है अल्फा कण, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। बाकी जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं सारे आपके मूल कण हैं, तो इस प्रकार से इसे भी नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा है। हम लोग को बताना क्या है कि युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए। पहला आपका दिया गया इसमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा आपका दिया गया 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा आपका दिया गया 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा आपका दिया गया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, वो न्यूनतम ऊर्जा आपकी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इस प्रकार से वाला जो ऑप्शन था ये भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को देखते हैं। सभी को आप लोग नोट करते हुए चलना और कॉपी में और साथ ही में तैयार करते हुए चलना। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। हम लोग को बताना है कि जब हम लोग पी प्रकार का कह सकते हैं कि अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में किस चीज को मिलाते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया एल्युमिनियम, दूसरा आपका दिया गया फास्फोरस, तीसरा आपका दिया गया एंटीमनी और चौथा आपका दिया गया आर्सेनिक। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाता है। लाइट चली गई तो इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग शुद्ध जर्मेनियम में मिलाते हैं एल्युमिनियम, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे इसमें। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में और 2012 में 2 बार पूछा गया है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है किस प्रकार से व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया पूर्ण चालक की भांति, दूसरा आपका दिया गया पूर्ण अचालक की भांति, तीसरा आपका दिया गया अर्धचालक की भांति और चौथा इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप पर जो आपका शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल होता है वह आपका व्यवहार करता है पूर्ण अचालक की भांति, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। हम लोग को बताना है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक किस प्रकार से होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया उदासीन, दूसरा आपका दिया गया ऋणावेशित, तीसरा आपका दिया गया धनावेशित और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो आपका धनावेशित होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। हम लोग को बताना है पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत होती है उसमें क्या होती है। पहला आपका दिया गया ऑप्शन केवल इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका देगा केवल कोटर, तीसरा आपका देगा केवल प्रोटॉन और चौथा आपका देगा इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं कोटर भी होते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं कि दोनों होते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि एन टाइप अर्धचालक होता है। 2023 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा विद्युतीय उदासीन, दूसरा आपका देगा धनात्मक आवेशित, तीसरा आपका देगा ऋणात्मक आवेशित, इस प्रकार से दिए गए हैं और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो एन टाइप जो अर्धचालक होता है वो आपका हो जाता है विद्युतीय उदासीन, इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग सीरीज को साथ में वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।